हमने पिछले लेक्चर में गियर्स का क्लासिफिकेशन चालू किया था। हमने कहा था कि हम गियर्स को 3 पैरामीटर्स के हिसाब से क्लासिफाई करेंगे। हमने देखा था कि जो पहला पैरामीटर था दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ द शाफ्ट, और उस केस में हम शाफ्ट के 3 पोजीशंस एज्यूम कर सकते हैं। एक, दोनों शाफ्ट पैरेलल हों। दूसरी केस हो सकती है कि दोनों शाफ्ट इंटरसेक्ट करते हों। और तीसरी कंडीशन हो सकती है कि शाफ्ट्स न तो पैरेलल हो न तो इंटरसेक्टिंग हो, नाइदर पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग। फिर हमने देखा था कि अगर शाफ्ट पैरेलल हो तो हमें जो गियर है वो 3 तरह के गियर्स होते हैं। अगर शाफ्ट पैरेलल हो तो गियर्स 3 टाइप के गियर्स हम यूज़ कर सकते हैं, दैट इज स्पर गियर, हेलिकल गियर एंड रैक एंड पिनियन गियर। In the last lecture we studied exactly what a spur gear is, है ना। हमने कहा था कि अगर हम गियर्स के टीथ पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट कट कर रहे हैं तो that type of gear is termed as spur gear. Now meshing of spur gear can be external as well as internal. All this has been discussed in the previous lecture. Then the second type of gear which may be used when the shafts are parallel is a helical gear, and we said that instead of cutting parallel teeth, we are cutting a teeth inclined to the axis of the shaft, and those gears are termed as helical gears. Then we saw that there are 2 types of helical gears, single helical gear and double helical gear. Double helical gear is also termed as herringbone gear. और हमने ये भी देखा कि अगर शाफ्ट्स पैरेलल हो तो हमें जो तीसरा टाइप ऑफ गियर मिलता है दैट इज रैक एंड पिनियन गियर। अगर हमें रोटरी मोशन रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट करना हो तो हम रैक एंड पिनियन गियर्स को यूज़ करते हैं। इन सब के बारे में हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। कैसे थे ये तीनों केसेस? अगर शाफ्ट एक दूसरे को पैरेलल हो तो हमारा पैरामीटर क्या है? व्हेन द शाफ्ट्स आर पैरेलल टू ईच अदर। अब let us move to the second case, that in case that the axis of the shafts are not parallel, that is they are intersecting. अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हो, हमने पहली केस देखी कि अगर शाफ्ट एक दूसरे को पैरेलल हो तो गियर्स हम कौन से यूज़ करेंगे। अगर शाफ्ट एक दूसरे को पैरेलल न होते हुए इंटरसेक्ट करें तो हम जो गियर्स यूज़ करेंगे दैट गियर इज a bevel type of gear. Remember, bevel gears are useful when the direction of shaft rotation needs to be changed. हमें जब भी शाफ्ट के रोटेशन का डायरेक्शन चेंज करना हो तो हम बेवल गियर्स का यूज़ करते हैं। अब यूजुअली ऐसा होता है कि अगर शाफ्ट्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो तो हम बेवल गियर्स को यूज़ करते हैं मैक्सिमम केसेस में। इसका मतलब ये नहीं होता कि हर एक परपेंडिकुलर शाफ्ट के बीच में पावर ट्रांसमिटिंग गियर जो होंगे वो बेवल गियर होंगे, लेकिन मैक्सिमम केसेस में यूजुअली दीज गियर्स आर माउंटेड ऑन शाफ्ट्स दैट आर 90 डिग्रीज अपार्ट बट कैन बी डिजाइन टू वर्क एट अदर एंगल्स एज वेल। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, जो हम टीथ कट कर रहे हैं बेवल गियर्स के, वो टीथ या तो स्ट्रेट हो सकते हैं, स्पाइरल हो सकते हैं या फिर हाइपोइड हो सकते हैं। हम बेवल गियर्स को कुछ अज्यूम कर सकते हैं कि अगर एक फ्रस्टम लेते हैं हम, है ना, हमें मालूम है कि फ्रस्टम कुछ नहीं तो कोन का पार्ट होता है, कोन का अपेक्स अगर हम कट कर दें तो उसे हम फ्रस्टम कहेंगे। किसी फ्रस्टम के आउटर पेरीफेरी पे अगर हम टीथ कट करते हैं तो वो जो गियर होगा वो बेवल गियर होगा। और बेवल गियर हम यूज़ कहाँ करेंगे? जहाँ शाफ्ट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, यूजुअली 90 डिग्री पे। इसका मतलब ये नहीं कि 90 डिग्री होना ही चाहिए, अदर एंगल्स पे भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं उनके टीथ की। जो टीथ्स होते हैं वो या तो हम स्ट्रेट कर सकते हैं, हमने कहा कि टीथ जो है वो हम फ्रस्टम के सरकमफरेंस पे कट करेंगे, मतलब कि आउटर पेरीफेरी पे। अब जो टीथ हम कट कर रहे हैं या तो हम स्ट्रेट कट कर सकते हैं या फिर स्पाइरल कट कर सकते हैं। स्पाइरल को हम हाइपोइड भी बोल सकते हैं। अच्छा भाई, अब इनका एप्लीकेशन देख लेते हैं कि जो बेवल गियर्स है दे फाइंड देयर एप्लीकेशन इन लोकोमोटिव्स, मरीन एप्लीकेशंस, ऑटोमोबाइल्स, प्रिंटिंग प्रेसेस, कूलिंग टावर्स, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस। हम बहुत सारी जगह पे बेवल गियर्स यूज़ कर सकते हैं।
ओके, सो फिगर में आप देख सकते हैं कि बेवल गियर, हमने कहा था कि अगर शाफ्ट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे तो हम बेवल गियर्स यूज़ करते हैं, है ना। ये जो है ये स्ट्रेट टीथ कट किया है हमने किसी कोन के फ्रस्टम को, राइट ना, फ्रस्टम के ऊपर सरकमफेरेंस पे ये कुछ कुछ ऐसा एक कोन रहा होगा, हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि ऐसा एक कोन रहा होगा, कोन को हमने कट कर दिया तो हमें ये जो नीचे वाला हिस्सा बचता है वो फ्रस्टम रह गया, और फ्रस्टम के ऊपर हमने टीथ कट कर दिए, तो जो टीथ हैं वो तो स्ट्रेट टीथ हैं, ठीक। अब बात करते हैं माउंटिंग की, तो हम देख सकते हैं जो गियर है वो जिस शाफ्ट के ऊपर माउंट होगा वो शाफ्ट अगर हम ऐसे अज्यूम करें तो जो मेशिंग बेवल गियर है वो कुछ कुछ ऐसा है, मतलब कि दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, राइट। हमने ये भी कहा कि बेवल गियर जरूरी नहीं कि परपेंडिकुलर ही होना चाहिए दोनों शाफ्ट, अदर एंगल्स पे भी हो सकते हैं, बट दे मे बी इंटरसेक्टिंग, वो इंटरसेक्टिंग गियर्स होने चाहिए, राइट। तो देयर एप्लीकेशन इज समवट लाइक दिस, इन दिस फिगर यू कैन से दैट वी कैन से दे आर वर्किंग समवट लाइक दिस, शाफ्ट एक दूसरे को परपेंडिकुलर। तो हमने देखा कि सेकंड केस अगर शाफ्ट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हो तो द टाइप ऑफ गियर यूज्ड विल बी बेवल गियर्स। बेवल गियर्स क्या होते हैं? द टीथ कट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ फ्रस्टम। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमने थर्ड केस देखी थी कि अगर शाफ्ट्स एक दूसरे को न तो पैरेलल हो न इंटरसेक्टिंग करें, न तो इंटरसेक्ट करें, तो ऐसे टाइप ऑफ गियर्स को हम कहेंगे वर्म एंड वर्म गियर्स। नाउ वर्म गियर्स हम तब यूज़ करेंगे जब हमें बहुत ज़्यादा गियर रिडक्शन चाहिए, इसका मतलब कि हमारा जो गियर्स का स्पीड है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाना चाहिए, मतलब कि जो वेलोसिटी है उनका जो रेशियो है वो बहुत कम हो। सो वी कैन से दैट वर्म गियर्स आर यूज्ड व्हेन लार्ज गियर रिडक्शंस आर नीडेड। It is common for worm gears to have reduction of 20:1 and even up to 30:1, 20:1 और 300:1। Now अब जब हम बात कर रहे हैं गियर रिडक्शन की तो हम इसे स्पीड के टर्म में, वेलोसिटी के टर्म में, ओके स्पीड के टर्म में, या फिर हम रोटेशंस के टर्म में भी बात कर सकते हैं। कब यूज़ करते हैं हम? जब हमें गियर रिडक्शन बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। सपोज हमारे पास दो गियर हैं, दो गियर एक दूसरे के साथ मैच हो रहे हैं और वो स्पर गियर हैं, तो उस केस में एक गियर का डायमेंशन दोनों का अगर पिच सर्कल डायमीटर अलग अलग है तो ऑब्वियसली एक गियर की जो स्पीड होगी वो दूसरे गियर से हायर होगी, है ना, उनके स्पीड अलग अलग होंगे। मतलब कि एक गियर अगर एक कंप्लीट रोटेशन कैरी आउट करता है तो जो दूसरा वाला गियर है वो अगर उससे छोटा है तो ऑब्वियसली कम रोटेशंस कैरी आउट करेगा, राइट। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम गियर नंबर 1 और गियर नंबर 2 कहते हैं तो गियर नंबर 1 अगर 2 रोटेशंस करता है तो गियर नंबर 2 कहीं एक चक्कर फिरेगा, एक बार घूमेगा, मतलब कि एक रोटेशन कैरी आउट करेगा। तो यहाँ क्या हुआ, उसका जो स्पीड है वो रिड्यूस हुआ, राइट ना। 2 रोटेशंस को हमने 1 रोटेशन में कन्वर्ट किया, तो इसे हम कहेंगे गियर रिडक्शन। अब वर्म एंड वर्म गियर तब यूज़ करेंगे हम जब हमें बहुत ज़्यादा गियर रिडक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब कि अगर गियर नंबर 1 कहीं 20 रोटेशंस कैरी आउट करता है तो गियर नंबर 2 1 रोटेशन कैरी आउट करेगा। ये हो गया उसका गियर रिडक्शन। मतलब कि हमने कहा कि गियर वर्म एंड वर्म गियर हम 20:1 से लेकर के 300:1 तक का जब हमें गियर रिडक्शन चाहिए तब तक हम वहाँ हम गियर वर्म एंड वर्म गियर यूज़ करते हैं। नाउ अच्छा भाई, तो हम कह सकते हैं कि वर्म गियर्स आर यूज्ड व्हेन लार्ज गियर रिडक्शंस आर रिक्वायर्ड। मेनी वर्म गियर्स हैव इंटरेस्टिंग property that no other gear set has. The worm can easily turn the gear, but the gear cannot turn the worm. Worm gears are used widely in material handling and transportation machinery,
machine tools, automobiles, etc. So these are some of the examples. The thing to note here is worm gears have an interesting property that no other gears it has. The worm can easily turn the gear, but the gear cannot turn the worm. बात समझते हैं कि हम एक्चुअली वर्म किसे कहेंगे और गियर किसे कहेंगे, ध्यान में दो। हमारे पास एग्जांपल है, ये जो पूरा का पूरा आप देख रहे हैं फिगर, दैट इज मेशिंग वर्म एंड वर्म गियर। नाउ दिस पार्ट इज टर्म्ड एज वर्म एंड दिस पार्ट इज टर्म्ड एज अ गियर। नाउ प्रॉपर्टी क्या है कि जो वर्म है वो गियर को घुमा सकता है, इट कैन टर्न द गियर, मतलब कि हमारा इनपुट गियर ये है, दैट इज टर्म्ड एज वर्म, और जो आउटपुट गियर है वो हमारा ये गियर है, दिस इज योर आउटपुट गियर। अगर हम इनपुट वर्म को देते हैं तो हम गियर पर आउटपुट ले सकते हैं, लेकिन अगर हम इसका उल्टा करना चाहें कि हम इनपुट गियर को दे दें और आउटपुट वर्म के ऊपर लेना चाहें तो दैट इज नॉट पॉसिबल। सो दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ वर्म एंड वर्म गियर। Now, one of the forms of worm and worm gear is a spiral gear. Spiral gear. Now, depending upon the type of teeth, the spiral gears are also hypoboloid teeth, hypoid teeth, etc. So, even spiral gear is nothing but a type of worm and worm gear. Now, so up till now we have classified gears. The gears have been classified into गियर्स को हमने क्लासीफाई करते हुए हमने कहा था कि हम अलग अलग पैरामीटर के हिसाब से उन्हें क्लासीफाई करेंगे। सो द वेरी फर्स्ट पैरामीटर वाज डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द शाफ्ट। शाफ्ट के पोजीशन तीन तरह के हो सकते हैं, एक तो शाफ्ट पैरेलल हो, शाफ्ट इंटरसेक्टिंग हो, या फिर ना तो पैरेलल हो ना तो इंटरसेक्टिंग हो। जब पैरेलल हो तो हमने तीन तरह की गियर्स देखे, स्पर गियर, हेलिकल गियर एंड रैक एंड पिनियन गियर। अगर इंटरसेक्ट कर रहे हो तो हमने एक गियर देखा, दैट इज बेवल गियर। और अगर शाफ्ट की पोजीशन कुछ ऐसी है कि दे आर नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग, इन दैट केस वी हैव अ स्पाइरल गियर, दैट इज वर्म एंड वर्म गियर। सो दिस वाज ऑल दैट क्लासिफिकेशन ऑफ गियर considering the first parameter, that is according to position of the shaft। अब हम जाते हैं और हमारा सेकेंड पैरामीटर देखते हैं कि अगर हम गियर्स को क्लासीफाई करें अकॉर्डिंग टू द पेरिफेरल वेलोसिटी ऑफ गियर्स, जो गियर्स की वेलोसिटी होती है उसे एज अ पैरामीटर रख के हम गियर्स को क्लासीफाई करते हैं। तो अगर गियर्स को हम ऐसे एप्लीकेशंस पे यूज़ करेंगे जहां जो वेलोसिटी होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड से कम हो, मैक्सिमम वेलोसिटी इज टू बी लेस देन 3 मीटर पर सेकेंड, इन दैट केस इट विल बी टर्म्ड एज लो वेलोसिटी गियर। अगर हमारा गियर्स को हम 3 मीटर पर सेकेंड से कम वेलोसिटी पे यूज़ करने वाले हैं तो ऐसे गियर्स को हम लो वेलोसिटी गियर्स कहेंगे। अगर वेलोसिटीज एट द एप्लीकेशन पॉइंट रेंजेस बिटवीन 3 मीटर पर सेकेंड टू 15 मीटर पर सेकेंड, अगर एप्लीकेशन पे गियर्स की वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड से 15 मीटर पर सेकेंड तक रहती है तो ऐसे टाइप ऑफ गियर्स को हम मीडियम वेलोसिटी गियर्स कहेंगे। एंड मूविंग फॉरवर्ड, हमारा थर्ड टाइप ऑफ गियर अकॉर्डिंग टू पेरिफेरल वेलोसिटी ऑफ गियर्स इज अ हाई वेलोसिटी गियर, दैट इज अगर गियर्स को हम 22 मीटर पर सेकेंड के अबाव यूज़ करेंगे, मतलब कि हाई स्पीड एप्लीकेशन होगी, तो ऐसे टाइप ऑफ गियर को हम कहेंगे हाई वेलोसिटी गियर, राइट। तो अब तक हमने क्या देखा कि सेकेंड पैरामीटर जो है दैट इज अकॉर्डिंग टू द पेरिफेरल वेलोसिटी ऑफ गियर्स। क्या कहता है कि अगर हमारा एट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन 3 मीटर पर सेकेंड से कम की स्पीड मिलती है तो दैट इज अ लो वेलोसिटी गियर। इफ एट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और एप्लीकेशन of the gears is at a point such that the velocity lies between 3 meter per second to 15 meter per second, at that
time the velocity will be termed as medium velocity gears. And moving forward, if at the point of application the velocity of gear is to be above 22 meter per second, then that type of gear will be termed as high velocity gear. Okay dear, moving forward, so these are the two types of parameters on which the gears has been classified. First parameter हमने देखा था कि in case the shafts की पोजीशन पे हमने क्लासीफाई किया था. सेकेंड केस, हमारी जो गियर्स हैं उनके वेलोसिटी को एज अ पैरामीटर रख के हमने क्लासीफाई किया. नाउ सिंस आवर चैप्टर इज डीलिंग विथ गियर्स, हमें आगे चल करके हर एक बात गियर्स के बारे में पढ़ना है. हमें लॉ ऑफ गियरिंग पढ़ना है, हमें गियर्स का बहुत सारे स्ट्रेंथ्स के बारे में पढ़ना है, दैट इज बीम स्ट्रेंथ, उसके कुछ इक्वेशंस हैं उसके बारे में पढ़ना है. हमें इंटरफेरेंस और अंडरकटिंग जो अलग अलग फेनोमेना होते हैं गियर्स के उनके बारे में पढ़ना है. सो सिंस हमें इतनी सारी बातें पढ़नी है तो पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ लेते हैं जो हमें गियर्स के टूथ के अलग अलग टर्म्स के बारे में बताएंगे. वी रेफर इट एज नॉमेनक्लेचर ऑफ स्पर गियर. अगर कोई गियर है तो उसके किस पार्ट को क्या कहते हैं, उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, दैट इज़ सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि हमें गियर पढ़ना है तो हमें पहले गियर की भाषा पढ़नी होगी, दैट इज़ नॉमेनक्लेचर ऑफ स्पर गियर. सिंस आप फिगर में देख सकते हैं कि अगर मैं किसी एक गियर को कंसीडर करता हूँ, ये एक गियर का टूथ है, अगर बहुत सारे टूथ हम एक साथ लेंगे तो उन्हें हम टीथ कहेंगे, है ना. सो द सिंगुलर फॉर्म इज टूथ, द प्लूरल फॉर्म इज टीथ. नाउ आप फिगर में देख सकते हैं कि जो गियर टूथ है, गियर टूथ का जो नॉमेनक्लेचर है, ये ऊपर वाला पार्ट कुछ टॉप लैंड है, फेस दिख रहा है, फ्लैंक दिख रहा है, पिच दिख रहा है, पिच सर्कल दिख रहा है, अडेंडम सर्कल दिख रहा है, डिडेंडम सर्कल दिख रहा है, अडेंडम दिख रहा है, डिडेंडम दिख रहा है, वर्किंग डेप्थ, होल डेप्थ, ये सब के सब जो हैं कुछ ना कुछ हमें गियर टूथ का एक स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन देते हैं, उसके बारे में हमें बताते हैं. सो लेट अस मूव फॉरवर्ड और हम आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक्चुअली इन एक एक टर्मिनोलॉजीज को हम कैसे रेफर करेंगे, हम कैसे पढ़ेंगे. सो now in the nomenclature let us understand the very first concept, that is pitch surface. अब ये जो है पिच सरफेस, ये पिच सरफेस हमें हमारे नॉमेनक्लेचर की जो फिगर है, जनरली हम जितना भी नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, जो भी टर्म्स हम पढ़ेंगे वो इस फिगर के रिलेशन में ही पढ़ेंगे. वी विल ऑलवेज ट्राई टू एक्सप्लेन ईच टर्म विथ रिस्पेक्ट टू दिस फिगर. और हमारा पहला ही नॉमेनक्लेचर है पिच सरफेस. नाउ पिच सरफेस जो है दैट इज नॉट इन दिस फिगर, वो इस फिगर के अंदर हमें दिखेगा ही नहीं. नाउ लेट मी से दैट पिच सरफेस इस फिगर के अंदर, मतलब कि गियर्स के अंदर था, वो अभी है नहीं. मतलब कि पिच सरफेस एक इमेजिनरी पार्ट है जो एक्चुअली इस फिगर में हमें नहीं दिख रही है. हम पिच सरफेस को अगर डिफाइन करेंगे तो दैट सरफेस इज एन इमेजिनरी सरफेस, द सरफेस विच इज एन इमेजिनरी सरफेस ऑफ ए रोलिंग सिलेंडर या फिर कोन, दैट द टूथ गियर मे बी
कंसिडर्ड टू रिप्लेस। अब अगर हम इसे सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि गेयर टीथ, ये जो टीथ है इन्हें कट करने से पहले हमारे पास एक सॉलिड डिस्क रही होगी। तो वो सॉलिड डिस्क का जो सरफेस रहा होगा, राइट ना, बाद में हमने उसके ऊपर, उस डिस्क के ऊपर ऐसा कुछ टीथ कट किया। लेट मी ड्रा इट समवट लाइक दिस। जो हमारा सरफेस है वो कुछ ऐसा एक सॉलिड सरफेस रहा होगा, राइट। अब इस सॉलिड सरफेस के ऊपर बाद में हमने कुछ ऐसा टीथ कट किया, है ना, ये टीथ हमने बाद में कट किया। पहले तो हमें पूरा एक सॉलिड सरफेस रहा होगा, बाद में हमने उसके अंदर से कुछ मटेरियल निकाल दिया तो हमें एक टीथ मिला, है ना, ऐसा कुछ टीथ मिला। तो अगर हम ये टीथ कट करने के पहले का सरफेस देखें, मतलब कि ये जो सरफेस है जो हमें टीथ करने के पहले मिला होगा, उसमें तो हमें टीथ दिखे ही नहीं रहते थे, वो तो पूरा एक सरकमफरेंस का सरफेस रहता था सिलेंडर के जैसा, सिलेंडर का अपर सरफेस। तो ये जो सरफेस था वो सरफेस जो है उसे हम कहेंगे पिच सरफेस। तो पिच सरफेस क्या है? पिच सरफेस इज एन इमेजिनरी सरफेस। पिच सरफेस ये एक इमेजिनरी रोलिंग सिलेंडर का सरफेस है जो हमें टूथ कट करने के पहले मिला होगा। तो हम डिफाइन करते हैं पिच सरफेस को कि द सरफेस ऑफ एन इमेजिनरी रोलिंग सिलेंडर दैट द टूथ गेयर में बी कंसिडर्ड टू रिप्लेस, राइट। सो डियर फ्रेंड्स, we are stopping here and we'll continue with the nomenclature in the coming lecture. So have a good day and please join in the next lecture. Thank you.